और बाबा बन जाता तो सब गालियां देते। सब गालियां देते या नहीं देते वो तो टाइम के समय। हमारा एजुकेशन सिस्टम बच्चों को किस ओर लेके जा रहा है, आपको क्या लगता है? अगर आप एजुकेशन मिनिस्टर बना दिए जाएं सर, तो आप क्या करोगे एजुकेशन सिस्टम को ट्रांसफॉर्म करने के लिए? सोशल मीडिया का आप भी खूब धुआंधार इस्तेमाल करते हैं सर, तो क्या आपका पर्पज रहता है सोशल मीडिया यूज करने का? पर्पज क्या रहता है आप तरह से वो जैसे वो IITN बाबा था ना, उसे उसकी तरह अपने आप को चर्चा में लेके आने का है ना, उनका वो एक विषय है। किसी महापुरुष को ऐसे आइकन मानते हैं कि नहीं, ये महापुरुष इनको मैं बहुत मानता हूँ? जो भगत सिंह है वो मेरे फेवरेट है। कारण सर? भगत सिंह परिस्थितियां पैदा करती है। भगत सिंह को किसी अध्यापक ने नहीं बनाया या किसी माता पिता ने नहीं बनाया, वो परिस्थितियां तैयार करती है। बच्चों के लिए और सभी के लिए मैसेज है कि संस्कार बहुत जरूरी है। संस्कार बच्चों के लिए ही नहीं, सबके लिए जरूरी है। जो बड़े हैं हमारे, उनको भी संस्कारी होना जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, तो हम सबको पता है कि एक जो अध्यापक होता है वो समाज की नींव होता है, रीढ़ होता है। और पुरानी कहावतें भी हैं, चाणक्य के समय से भी हम सुनते आ रहे हैं कि एक अध्यापक समाज की दिशा निर्धारित करता है, और एक अध्यापक ठान ले तो वो कुछ भी कर सकता है। और हमारे आसपास कुछ अध्यापक तो ऐसे मिल जाते हैं हमें, ग्रामीण परिवेश में खासकर, जो हमारी दो दो पीढ़ियों को पढ़ाते हैं। तो वैसे ही एक अध्यापक हैं सूरजमल जी, गांव रूपाणा बिश्नोइया से। इनके पास आज हम आए हैं और इनके जो विचार हैं वो आप सबके समक्ष हम पहुंचाएंगे हमारे चैनल के माध्यम से। तो सर की खास बात क्या है कि सर सिर्फ ये नहीं सोचते कि पढ़ना है, पढ़ाना है। जिस तरीके से चाणक्य का रोल था समाज में परिवर्तन लाने का, सर उस तरीके के व्यक्तित्व के धनी हैं। तो सर का रहता है कि साहित्य में भी योगदान रहे इनका, समाज निर्माण में भी रहे। आप पीली मंदोरी, रूपाणा बिश्नोइया, रूपाणा जाटान, 2-3 गांव हैं, शक्कर मंदोरी, किसी घर में चले जाओ, हर कोई जानता मिलेगा कि सूरजमल मास्टर जी कौन है। दूसरा मैंने देखा सर के बारे में कि सोशल मीडिया पर या फिर साहित्य के जो प्रेमी हैं उनके मध्य चले जाओ आप, वहां सब आपको जानते मिलेंगे कि सूरजमल जी है, साहित्य प्रेमी है। सामाजिक कार्य हो, कोई भी किसी भी तरीके का कोई काम हो, तो एक जो ओवरऑल डेवलप्ड पर्सनैलिटी होती है, जो चहुमुखी जिसका तेज फैलता है, ऐसे अध्यापक हमारे बीच आज है। और मैं खुद को बड़ा ही अनुग्रहित महसूस कर रहा हूं कि आज मैं इनके सामने बैठने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद सर, और आपके चैनल के सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्ते। तो सर आप साहित्य प्रेमी रहे हैं सर, और साहित्य में नाम का बड़ा महत्व होता है। तो आपका नाम भी थोड़ा अलग है, यूनिक सा है, और राजा महाराजाओं के नाम पर है। महाराज सूरजमल सिंह जी रहे हैं। तो आपके नाम की कहानी क्या है सर? और नाम की कहानी रोचक है, क्योंकि मेरा जन्म 3 बहनों के बाद हुआ। तो माता पिता अनपढ़ थे, तो उन्होंने उसी ढर्रे पर चलते हुए जो मेरा नामकरण है वो चौथुराम किया उस टाइम। लेकिन जब मेरी अवस्था हुई विद्यालय में प्रवेश की, तो जब मेरा नाम लिखवाने के लिए जब वो विद्यालय में गए, तो वहाँ मेरे जो पहले गुरुजी थे वो बहुत अच्छे थे, और उनको जो मेरा जो नाम दिया है वो उन्हीं की देन है। सूरजमल नाम अनपढ़ माता पिता सोच ही नहीं सकते कि इतना बड़ा जो नाम है वो हम कैसे रखें। तो जो गुरुजी थे उन्होंने ही मेरा ये नामकरण किया, और मैं धन्यवादी हूँ कि इतना सुंदर नाम दिया, यूनिक नाम दिया। ऐसा नाम शायद ही हमारे आसपास के गांवों में बहुत कम लोगों का है। तो आपके माता पिता थे, वो क्या करते थे सर? माता तो पढ़ी थी, घर के काम में ही थी, घरेलू थी, और ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। 2री कक्षा उन्होंने पास की थी, हिंदी अच्छी पढ़नी आती थी उनको। पिताजी थे वो उस समय के 4th क्लास पास थे। तो बाकी उन्होंने अपने जीवन में
जो राजमिस्त्री का जो काम है वो उन्होंने किया था। तो मेरी जो पढ़ाई है वो गांव के स्कूल से शुरू हुई। पहली से 5वीं तक की जो कक्षा है मेरी वो गांव के स्कूल में ही हुई थी। तो आपका जो उस टाइम की जो इकोनॉमिक स्थिति थी, फाइनेंशियल स्थिति थी, कैसी थी सर परिवार की जब आप बच्चे थे? जब मैं बच्चा था उस समय गांव में लगभग सभी की जो आर्थिक स्थिति थी वो अच्छी नहीं थी। कुछ एक घरों की ही आर्थिक स्थिति अच्छी होती थी। मैं अगर सच बताऊं तो उस समय सबके पास है ना, पैरों में जूते भी नहीं होते थे पहनने के लिए। जो वर्दियां स्कूलों में होती थी वो वर्दियां भी नहीं होती थी बच्चों के पास। तो आर्थिक स्थिति कोई अच्छी नहीं थी उस समय की। तो क्या मेजर प्रॉब्लम आपको आई सर जो प्रारंभिक शिक्षा थी उसमें? शिक्षा के दौरान मुझे कोई समस्या नहीं आई, क्योंकि मेरी जो प्राथमिक शिक्षा है गांव के स्कूल में हुई। अच्छे अध्यापक मिले, तो जो मेरी नींव है शिक्षा की वो बहुत अच्छी तैयार हुई। तो अब उस नींव के ऊपर जो ये आप देख रहे हो आज जो बिल्डिंग खड़ी है वो उसी नींव पर है। वो अध्यापक समर्पित थे अपने कर्तव्य के प्रति। कोई खास अध्यापक, जैसे फेवरेट टीचर्स होते हैं बच्चे के, तो आपका जो प्राइमरी टाइम रहा, प्राइमरी एजुकेशन का टाइम रहा, उस टाइम कोई टीचर आपके फेवरेट रहे हो जिन्होंने आपको उसमें बहुत अच्छी दिशा दी हो? बिल्कुल बिल्कुल, यही तो मैं आपको बताया ना कि जो टीचर जिन्होंने मेरा नामकरण किया वही मेरे लिए फेवरेट थे, क्योंकि वो मेहनती बहुत थे। क्या नाम था सर उनका? वेद प्रकाश जी उनका नाम था। कहाँ से हैं सर वो वो? हिसार जिले के रहने वाले थे। तो कभी फिर मिलना हुआ उनसे सर? नहीं जी, उनके से मुलाकात है वो कम हुई है मेरी, क्योंकि उनका तबादला होने के बाद वो अपने गांव की तरफ चले गए और उनके गांव की तरफ कभी कोई जाना नहीं हुआ। सोशल मीडिया पर भी नहीं दिखे कहीं? हाँ, वो सोशल मीडिया पर भी नहीं है वो। अच्छा सर, तो उस टाइम आप भी 4 बहन भाई थे सर, और अभी आपके 4 बच्चे भी हैं सर। तो इन बच्चों में और उन बच्चों में जो आप जब बच्चे थे, आप क्या फर्क देखते हैं सर? उस समय और आज के समय में तो दिन रात का अंतर है। उस समय तो अगर हम कहें तो हम तो दिन अगर कहें कि तो दिन तो हमारे लिए था ही नहीं। दिन था तो वो रात के समान ही था, क्योंकि आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं थी। पढ़ने के लिए जो आज बच्चों के पास माहौल है वो उस समय नहीं था। तो आजकल के बच्चों के पास तो इतना एक कहें कि सुनहरा मौका है कि वो कुछ भी आसमान को छू सकते हैं। उस समय तो ये मानो कि आप कोई कक्षा को पास करना ही आसमान छूना था, लेकिन आज के दिन कक्षा पास करना आसमान छूना नहीं है। आज तो वास्तव में अगर हम कहें तो बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त करना ही आसमान छूना है। तो आपने नाम वाली कहानी सुनाई सर, तो आपका नाम रखा गया तो आपको ये पता था कि नाम अच्छा नहीं रखा गया, फिर किसी अध्यापक ने बदल दिया। तो जब आपने अपने बच्चों का नाम रखा तो क्या आपके दिमाग में चल रहा था और कैसे कैसे नाम रखे सर? आपने क्या सोच के नाम रखे? देखो, मैं पहले आपको बता देता हूँ कि मैं धर्म को मानने वाला व्यक्ति हूँ। मेरे लिए सभी धर्म एक समान हैं और सभी धर्मों की जो अच्छी बातें हैं वो सबके लिए ही जरूरी है। तो मैं भी धर्म अनुसार जो ज्योतिष है हमारा, ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से जिस समय बच्चे का जन्म हुआ उस समय क्या लगन था, क्या जो हमारे ग्रह का नक्षत्र वगैरह जो बोलते हैं हमें, उसके हिसाब से ही जो पंडित जी थे उन्होंने ही जो नाम है वो जो नाम का पहला अक्षर है वो उन्होंने सुझाया, उसके हिसाब से फिर नाम रखा गया। तो आपने कुछ खास ऐसे नहीं लॉजिक लगाया कि नहीं इस तरीके का नाम रखना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा अच्छा। हाँ, वो हमने बिल्कुल ज्योतिष शास्त्र पे ही बच्चों के नाम रखे। अच्छा अच्छा, चलो बहुत अच्छी। तो धर्म की आपने बात की सर, तो धर्म पर आपके क्या विचार है? आजकल ऐसा चलता है कि बहुत ही पॉपुलराइज हो रहा है ये टॉपिक, स्पेशली पिछली सरकार आने के बाद से रहता है कि काफ़ी इसमें चर्चाएं होने लगी है। तो क्या विचार है सर आपके धर्म में जो आमूल-चूल परिवर्तन आ रहा है आज के दिनों में उस पर? जैसा जैसा आपने साहित्य के बारे में मेरे बारे में बताया, साहित्य में रुचि है, तो मैं भी एक पुस्तक अभी लिख रहा हूँ। कहानियों की एक पुस्तक छपने के लिए दे दी है और जो एक उपन्यास लिख रहा हूँ मैं, मेरी यमलोक यात्रा।
यमलोक यात्रा। हाँ, वो 2025 में पूर्ण हो जाएगी और शायद आपके बीच में जून या जुलाई तक शायद आ जाए। तो उसमें मैंने धर्म क्या है इस विषय पर भी लिखा है। तो अगर हम धर्म के बारे में बात करते हैं तो अलग अलग विचार हैं, सभी के अलग अलग विचार हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जो धर्म है वो किसी जन्म से या कोई जो ये धार्मिक पुस्तकें हैं उनसे जुड़ी बात नहीं है। धार्मिक पुस्तकें जो लिखी हुई है, अलग अलग धर्मों की अलग अलग पुस्तकें हैं, वो किसी व्यक्ति के द्वारा लिखी गई है। लेकिन जो परमपिता ने जो धर्म की स्थापना की, तो वो मेरे हिसाब से जो मैंने अपनी पुस्तक में भी लिखा है कि धर्म है वो है पुण्य कर्म करना। हमारा जो ये जन्म है, ये पृथ्वी पर भूलोक में सर्वश्रेष्ठ हमें जन्म मिला है। जितना ज्ञान हम ले सकते हैं या हमारे पास है, वो उतना ज्ञान कोई अन्य जीव है वो प्राप्त नहीं कर सकता। एक मनुष्य योनि है जिसमें हम अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं, कहीं से भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, कोई भी धर्म से हम जुड़ सकते हैं, या हम कहें कि हमारे पास ज्ञान का भंडार है और उसको हम और विस्तार दे सकते हैं। सर, आपने पुण्य की बात की, तो पुण्य की भी क्या परिभाषा होगी सर? किसको हम पुण्य मानेंगे कि ये पुण्य, क्योंकि वो भी अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग हो गया। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। मैंने उस पुस्तक में पुण्य के बारे में भी बताया है कि पुण्य क्या है, पाप क्या है। अगर हम कहते हैं कि पुण्य करो पाप ना करो, तो अब हमें क्या पता चले कि हम पुण्य कर रहे हैं या पाप कर रहे हैं। तो मैंने उस पुस्तक में जो लिखा है उसके हिसाब से जो पुण्य है, कोई भी काम हम करते हैं जिससे किसी को संतुष्टि होती है और वो हमारे लिए एक दुआ करता है, हमारे लिए कुछ अच्छा सोचता है, तो ये समझिए कि वो आप पुण्य का काम है। अगर आप अपने मन से कोई पुण्य काम करते हैं लेकिन उसका किसी को नुकसान होता है, किसी भी तरह से नुकसान होता है, तो अगर हमें कोई उस काम के बदले में अगर कोई दुआ की जगह बद्दुआ देता है, तो आप ये मानिए कि वो पुण्य कर्म नहीं है, वो पाप अगर किया है हमने। 4 लोग दुआएं दे रहे हो और 4 लोग बद्दुआएं दे रहे हो सर, दोनों ही चीजें चल रही हो, तो उसको किस कैटेगरी में रखेंगे? नहीं, ऐसे काम है ना, ऐसे काम कुछ अलग होते हैं जो बहुत लोगों के लिए होते हैं, तो वहाँ पर सभी तरह के होते हैं। लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जो हम किसी व्यक्तिगत काम होते हैं, उनमें हमें क्या दुआ मिलती है या बद्दुआ मिलती है। जैसे टीचिंग में हो सर आप, बिल्कुल, तो क्लास में जैसे अभी तो खैर कम हो गया, पहले के टाइम में पिटाई का भी चलता था, तो एक टीचर है वो खूब पिटाई करता है बच्चों की, तो उसको आधी क्लास तो बद्दुआएं देती है और आधी क्लास कहती है कि नहीं अच्छा टीचर है, सही पढ़ा रहा है, तो वो पुण्य कर रहा है या पाप कर रहा है फिर वो? अभी जो मैं पुस्तक की बात की, मेरी यमलोक यात्रा, उस पुस्तक में मैंने एक टीचर के लिए भी क्या कर्तव्य है उनका, क्या टीचर क्या करे कि वो एक पुण्य आत्मा हो। तो टीचर का कर्तव्य क्या है? अच्छे नागरिक, समाज को अच्छे नागरिक देना, बच्चों को अच्छा शिक्षा दे करके अच्छे संस्कार, शिक्षा ही नहीं संस्कार भी दे साथ में, शिक्षा और संस्कार के साथ समाज को और देश को अच्छे नागरिक प्रदान करें, ये एक अध्यापक का कर्तव्य है। तो आपको क्या लगता है आज के टाइम पे, स्पेशली अब हम देखते हैं कि सरकारी स्कूलों की हालत बड़ी वो हो रही है, या फिर बाकी जगह पे कुछ बहुत सारे प्राइवेट स्कूल में भी, तो फिर तो पाप के दरिया बह रहे हैं हर जगह। बिल्कुल, हाँ, मैंने यही उस पुस्तक की बात फिर करता हूँ मैं। पूरी कहानी पुस्तक में जो आपके जो प्रश्न है ना, वो पुस्तक आपके प्रश्नों के उत्तर देगी। अच्छा, ठीक है तो ना, मैंने वहां भी लिखा है कि जो वहाँ यमराज के दरबार में देखते हैं कि यहाँ पे तो सारे पाप आत्मा क्यों आ रहे हैं, पुण्य आत्मा बहुत कम आ रहे हैं। तो ये जो भूलोक है ये एक माया जाल है, यहाँ पे ज्यादातर लोग हैं इस भ्रम में रहते हैं कि मृत्यु के बाद कुछ नहीं है, सब जो कुछ है, सुख है दुख है, वो सब इसी जीवन में है। लेकिन मेरी जो पुस्तक है वो ये कहती है आपको कि आपको मृत्यु के बाद बहुत कुछ झेलना पड़ेगा। तो अब जैसे कर्तव्य से जी चुराना एक तरीके से पाप हो गया सर। बिल्कुल, तो फिर तो आसपास पापी लोग ही घूम रहे, तो ऐसी कहाँ इतनी जगह कहाँ होगी यमराज के पास? आपके पास कोई दर्पण हो जिसमें देखने से ये पता चले कि ये पापी है पुण्य आत्मा है, तो आपको शायद लाखों में से कोई 1-2 मिलेंगे जो पुण्य आत्मा है, बाकी सारे यही मिलेंगे।
बाकी सारे बिल्कुल, तो ये हाँ। तो बहुत बड़ी स्टेटमेंट नहीं होगी सर कि लाखों लोग हैं और पूरे सब के सब हम पापी हैं। तो धर्म का तो वैसे नाश ही हो गया। जब पाप इतना बढ़ गया है, पुण्य इतना कम बचा है, तो धर्म फिर रहा ही नहीं, खत्म हो गया। धर्म तो सर अब ना धंधा हो गया है, ठीक है ना। धर्म तो मैंने कहा कि पुण्य करना है, यानी किसी को संतुष्ट करना अपने कर्म से। आप किसी को संतुष्ट करते हो, जैसे कई बार क्या होता है, उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ कि कई बार मैं जब स्कूल जाता हूँ तो रास्ते में कोई बुजुर्ग मिल जाता है, मैं उसको अपनी गाड़ी में बैठा के ले जाता हूँ, और जब मैं उसको ड्रॉप करता हूँ ना, तो वो एक आशीष देता है कि भगवान आपका भला करे। तो ये जो चीज है ना, ये पुण्य का काम है। अगर मैं वही गाड़ी उस बुजुर्ग के पास से गुजार के ले जाता तेज है स्पीड से, तो वो बुजुर्ग मेरे लिए क्या वो ऐसा सोचता कि वो भगवान इसका भला करे। यानी आपके कहने का मतलब है कि दो घड़े हैं, दोनों में कभी पुण्य कभी पाप, दोनों चीजें डलती रहती है, और वो बाद में तय होता है कि ज्यादा क्या है। बिल्कुल, ये आपने गधे की बात कही है ना, ये मेरी उस पुस्तक में है कि आप है ना, पाप का घड़ा सुना होगा आपने। हाँ, पाप का घड़ा सुना है सर। पाप का घड़ा सुना है आपने, लेकिन पुण्य का घड़ा नहीं होता है। हाँ। क्योंकि पुण्य है वो घड़ा तो भर जाएगा, हाँ। लेकिन पुण्य की बेल होती है। अच्छा। ठीक है, जो बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, उसका कोई अंत नहीं है। पाप का एक घड़ा होता है कि उसकी एक सीमा है, जब वो भरेगा तो जब तक नहीं भरता है तब तक आप जितने भूलों के जितने सुख सुविधाएं हैं वो आप ले सकते हैं, लेकिन जिस दिन वो भर जाएगा, वो सारे के सारे आपको जो पाप हैं उनका जो कष्ट है ना, वो आपको झेलना पड़ेगा। वो यहाँ हो सकता है या भूलोक में भी हो, या आपके मृत्यु के बाद भी उस कष्ट को आपको झेलना। सर बातें धर्म पे ही चल पड़ी, तो एक बहुत बड़ा धार्मिक समागम भारत में हो रहा है सर। 144 साल के बाद शायद ये शुभ घड़ी आएगी फिर से इस दुनिया के पास। तो आपके उसके बारे में क्या विचार? जैसे आपने बताया कि आप बड़े धार्मिक आदमी हैं, तो उस धार्मिक समागम के ऊपर आपके क्या विचार हैं सर? देखिए, जिस तरह से वहाँ करोड़ों लोग इकट्ठे हुए हैं, तो महाकुंभ जो पर्व है संगम में चल रहा है, अगर करोड़ों लोग इकट्ठे हुए हैं तो वहाँ कुछ प्राप्ति होगी, तभी वो इकट्ठे हुए हैं। लेकिन अगर मैं मेरे विचार से आपको बताऊं, एक उदाहरण दे करके मैं आपको बताता हूं कि जब पूरे विश्व में कोरोना आया, कोरोना की जो बीमारी आई थी, उस समय आपने भी देखा होगा, सबने देखा है कि जो नदियां थी वो साफ सुथरी हो गई थी। हाँ। है ना, लोगों में बीमारियां भी उस समय घट गई थी। डॉक्टरों के पास से लोगों ने जाना भी बंद कर दिया था। हाँ। अगर उस हिसाब से देखें तो कोरोना कुछ हमें सिखा के गया है। लेकिन ये एक जो अब यहाँ पे है, इसका कुछ दिनों के बाद आपको परिणाम देखने को मिलेगा कि कितनी वहाँ पे जो गंदगी फैली है। ठीक है ना, जो भी धार्मिक या किसी भी प्रकार के समागम होते हैं, तो ये उस समय अच्छे लगते हैं, हमें अच्छे लगते हैं, लेकिन उनका जो आगे भविष्य में जो परिणाम है वो हमें अच्छा नहीं मिलता है। हम देखते भी रहे हैं ये, क्योंकि आई थिंक रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन ज्यादा हो जाता है वहाँ पर। गंदगी, ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो जाती है, या फिर इतनी भीड़ है उसको हैंडल करना भी वो मुश्किल हो जाता है। और वो भीड़ पीछे जो छोड़ के जाती है, चमकीला दिखता है बट पीछे ऐसा छोड़ जाती है जो वहाँ के लोगों के लिए, उन नेचुरल रिसोर्सेज के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होता है। में वो हानिकारक होता है। जैसे अभी आपने पिछले दिनों अगर अखबार में देखा होगा ना, तो ये जो पहले इसको जीवनदायिनी मानते थे, राजस्थान कैनाल जो है ना, हाँ राजस्थान कैनाल, हाँ, जो राजस्थान के आधे क्षेत्र को हाँ, पूरे रेगिस्तान को पानी उसी ने पहुंचाया है, रेगिस्तान को पानी पहुंचाया है। वही आज राजस्थान कैनाल है, वो लोगों के बीमारी का कारण हो चुकी है। अगर हम देखें तो जो पंजाब का जो क्षेत्र है, जहाँ पे अनेकों फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, फैक्ट्रियों की गंदगी है, उनका जो केमिकल है वो उस नहर में डाला जा रहा है। तो हमारे आसपास के क्षेत्र में, पंजाब के क्षेत्र में या राजस्थान का जो काफी क्षेत्र है, वहाँ पे कैंसर जैसी बीमारियां हैं फैली हुई है। तो ये केमिकल्स के कारण भविष्य ही हमें बताता है कि ये जो हमने शुरू में जो चीजें अच्छी लगती थी ना, वो बाद में भविष्य में हमें खराब क्यों लगती है।
प्लास्टिक के बारे में अगर उसके जो दूरगामी दुष्परिणाम है वो बाद में सामने आते हैं, तब हमें एहसास होता है कि यार प्लास्टिक के आपने देखा होगा कि प्लास्टिक के बारे में कितना जागरूक कर रहे हैं। हाँ, और पहले बड़ा अच्छा लगता था कि प्लास्टिक आ गया इतना बढ़िया। लेकिन जब ये शुरुआत हुई इसकी तब सबको बड़ा अच्छा लगा भी ये तो बहुत बढ़िया चीज किसी ने बनाई है, गुणगान किया। हो सकता है किसी उस वैज्ञानिक को कोई बढ़िया पुरस्कार भी मिला हो। तो लेकिन वो आज के दिन क्या है, हमारे जी का जंजाल बना हुआ। हाँ सही बात है सर। तो ये जो धार्मिक समागम है इसमें एक इंसान है बड़े पॉपुलर हो रहे हैं सर, IIT वाले बाबा हैं, उस नाम से मशहूर हैं, तो काफ़ी पॉपुलर हो रहे हैं। वो अपने पिताजी के बारे में बोलते हैं कि मेरे पिताजी ने मेरे को ये अपॉर्चुनिटी दी, खुल के जीने नहीं दिया। और आपसे भी एक दिन चर्चा हो रही थी तो आपने बताया था मेरे को कि आपके जो सुपुत्र हैं उनके बारे में किसी ने एक दिन भविष्यवाणी कर दी थी पहले ही कि आपका बेटा हो सकता है कि वो भी एक साधु बन जाए। तो आप शायद उस पिता की जो भावनाएं हैं वो समझ पा रहे हो कि अगर आपका बेटा साधु बन जाए तो ये जो चल रहा है, अगर कल को ऐसा होता है तो आपके क्या विचार होंगे और अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? हाँ, पहले तो जो IITN जो बाबा बना हुआ है ना, वो कुछ लोग आजकल जो सोशल मीडिया है इसका काफी फायदा उठा रहे हैं। जो समझदार लोग हैं, वो समझदार लड़का है, कोई सोशल मीडिया का अपने आप को पूरे विश्व में उसने चर्चित कर दिया है, तो उसने इस सोशल मीडिया का लाभ उठाया है। बाकी अगर मैं कहूँ कि उसके पिता के अगर हम विचार सुनते हैं तो उसने कोई अच्छा काम नहीं किया है। अगर आप कुछ भी जिंदगी में अगर आप कुछ भी बनना चाहते हो तो आपको अपने माता पिता, अपने परिवार, समाज से भी जुड़ना चाहिए। ऐसा काम करना चाहिए जिसमें आपके समाज का, अपने देश का भला हो। अब ठीक है, अगर वो IITN है तो उसने जितनी उसके माता पिता की जो संपत्ति लगी है उसको IIT करवाने में, अगर उसका देश को अच्छा लाभ मिले कि वो देश के लिए कुछ अच्छा करे, जैसा हम प्लास्टिक की बात करें, वो अगर कोई ऐसी अच्छी चीज का कोई इनोवेशन करे जो प्लास्टिक को खत्म करके और कोई अच्छी चीज लेके जो हमारे समाज के लिए और हम कहें कि इस धरती के लिए अच्छी हो, तो वो चीज उसको करनी चाहिए। बाबा तो कोई भी बन सकता है, बाबा तो मैं बन सकता हूँ, आप बन सकते हैं, अनपढ़ आदमी बाबा बन सकता है। वो तो अध्यात्म भी एक अलग ही तरह की विद्या है, हो सकता है वो उसमें कुछ नई चीजें खोज निकाले, अध्यात्म की प्रभु तक पहुंचने के नए रास्ते पहुंच। बाबा बन करके आप अगर इतिहास के बारे में जानते हैं तो बाबा बन के किसने कोई वैज्ञानिक वाला काम किया है? नहीं, जैसे शास्त्र आप लिख दोगे, शास्त्र आप लिखोगे, चलो ठीक है, आप अगर बाबा बन जाते हो, शास्त्र लिख देते हैं, आप कोई अच्छी बात उसमें लिख देते हैं, तो आपको क्या लगता है कि वो सारे पढ़ेंगे? नहीं पढ़ेंगे। हमारे घर में गीता है, रामायण है, इसी तरह दूसरे धर्मों के अपने ग्रंथ है, लेकिन लोगों ने नहीं पढ़े उनको। किताबें रखी हुई है घर में, लेकिन क्या उन्होंने पढ़े? नहीं पढ़े हुए, नहीं पढ़े। ठीक है ना। ऐसे ही अगर कोई ये बाबा बन के और कुछ कोई बढ़िया अगर ये किताब लिख देता है तो, लेकिन उसको पढ़ेंगे तो नहीं। अगर ये कोई अच्छी चीज का आविष्कार करता है वो तो घर घर में जाएगी, ऑटोमेटिक जाएगी। जैसे प्लास्टिक घर घर में आ गया, तो वो जिसने आविष्कार किया था उसने भी नहीं सोचा होगा कि ये इस हद तक चला जाएगा, लेकिन वो आया ना। अगर वो बाबा बन जाता उस समय तो मेरे ख्याल में वो कोई धार्मिक पुस्तक ही लिख सकता था, इससे अलावा कुछ नहीं कर सकता वो। यानी बेसिकली आप कह रहे हैं कि जो उसके पेरेंट्स ने और देश ने उसके ऊपर रिसोर्सेज इन्वेस्ट किए, उनका वेस्ट हो गया वो एक तरीके से, वो उस तरीके का यूज नहीं हो पाया जैसा होना चाहिए था। मेरे हिसाब से वो उसने ना अच्छा नहीं किया है, क्योंकि इतनी अच्छी पढ़ाई करने के बाद और बाबा बनना, उस वस्त्र को धारण करना बाबा नहीं है। तो अगर वो कहता है कि मैं ये बनना चाहता हूँ तो वो अपने उसी रूप में भी तो वो बन सकता है। तो एज ए फादर आपके सामने कभी ये सिचुएशन आती है कल को? तो सिचुएशन अगर इस तरह की अगर सिचुएशन आती है तो वैसे देखा जाए तो आगे जो समाज है उसमें जो उस IITN की अगर हम उदाहरण लेके कहें तो माता पिता की शायद बस में कुछ नहीं है। आज की जनरेशन वैसे भी नहीं सुनती है माता पिता की। हमें चाहिए कि आगे तो 20-25 सालों के बाद तो ये समझो कि आप सब कुछ है ना,
वो ये जो हमारा सोशल मीडिया है उसी के अनुसार ही सब कुछ होगा। तो एक तरफ तो सर हम बात करते हैं कि बच्चों को खेलने दो, कूदने दो, ब्लूम करने दो, जिधर वो जाना चाहे जाने दो। दूसरी तरफ हम उन पर ये चीजें थोपते चले जाते हैं जाने अनजाने में कि नहीं इसी रास्ते जाना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। तो ये फिर कॉन्ट्राडिक्शन नहीं हो गया पूरा ही? नहीं, कॉन्ट्राडिक्शन कैसे हो गया ये? आप अभी जैसे हम यहाँ बैठे हैं, ये जो सरसों की फसल है, हमने इसकी बुआई की। हाँ। तो हमने 10 दिन तक इस खेत को नहीं देखा, 10 दिन के बाद ये अपने आप उगाई। हाँ। हमने क्या कोशिश की उसके उगाने के लिए? कुछ किया हमने? कुछ नहीं किया। अब ये इतने 3 महीने के अंदर बढ़ के फूल आ गए, इसमें फलियां आ गई है, कल को ये तैयार हो जाएगी। हमने क्या किया? इसको बढ़ने के लिए हमने क्या किया? जो इसकी जो जरूरतें थी वो हमने पूरी की। इसको पानी देना है, इसमें खाद डालना है, इसमें अगर बीमारी है तो इसमें दवाई डालनी है, ये हमारा फर्ज था, हमने वो पूरा किया है। लेकिन इसको बढ़ने से तो हमने कोई ये नहीं कहा कि तो इतना बढ़ना है, इतना तो वैसे ही बच्चे हैं। अगर हम उनको सही, हमें उनको मार्गदर्शन करना है, उनको मौका देना आगे बढ़ने का। तो फिर ये नहीं है कि हम उनको बिल्कुल फ्री छोड़ दें। अगर यही इसी फसल को अगर हम 3 महीने के बाद ही खेत में आकर के संभालते तो शायद ये फसल ऐसी आपको नहीं मिलती। तो ये तो स्वार्थ, इसमें तो सर हमारा स्वार्थ है कि हमें फसल बेच के कुछ अर्निंग लेनी है। तो फिर बच्चों के प्रति तो हम ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि हम निस्वार्थ प्रेम करते हैं, तो फिर वो तो स्वार्थ वाली भावना आ गई सर। नहीं, निस्वार्थ तो कुछ चीज यहाँ होती नहीं है। अच्छा। भूलोक में कोई ऐसी चीज, कोई काम ऐसा नहीं है जो निस्वार्थ होता है। अच्छा। अगर आपके मन में है कि ये निस्वार्थ करता है तो ये सही नहीं है, वो झूठी है। अगर कोई मेरे जैसा भी कहता है कि मैं ये काम निस्वार्थ करता हूँ, तो यहाँ कुछ भी निस्वार्थ नहीं है। पेरेंट्स का बच्चों में एक अलग तरीके का स्वार्थ निहित रहता है हमेशा, तो निस्वार्थ कुछ भी नहीं होता। जैसे आपकी कामयाबी है, आपकी कामयाबी के में हम सब की जो बांसें खिली हुई है कि सुनील है वो इस पद पर पहुंचा है, उसने मेहनत की है। तो अब हमारा उसमें ये एक स्वार्थ ही है कि हम आपके नाम का गुणगान कर रहे हैं, हम भी बड़ाई ले रहे हैं। भाई ये आपका कभी कोई संपर्क में रहा है, आपका शिष्य रहा है, आपने कोई मार्गदर्शन किया है, तो हम ये स्वार्थ ही है और क्या है। और बाबा बन जाता तो सब गालियां देते। सब गालियां देते या नहीं देते वो तो टाइम की हमें क्या कर पाता है। तो जैसे टीचिंग की जब बात करते हैं सर हम, तो आपको ब्रेक की जरूरत तो नहीं है सर? नहीं। तो अब मजा आ रहा है ना सर? खाते रहिए सर थोड़ा थोड़ा। कोई बात ठीक है। तो जब टीचिंग की बात करते हैं सर, तो आप इस एरिया के काफी पॉपुलर, काफी फेमस टीचर हैं और काफी लंबे टाइम से, कितने टाइम से है सर आप टीचिंग में? मैंने 1999 में अपनी MA की पढ़ाई वो पूरी की, उसके बाद मैं टीचिंग से 1999 का मेरा जन्म है सर। आप ये मानो कि आप 25 साल मेरे को पढ़ाते हुए होंगे बच्चों को। तो सर टीचिंग में आने का कोई खास कारण सर आपका? जब मैं पढ़ता था कॉलेज में, जब मैं था उस समय जो हमारे गुरुजी थे कॉलेज के लेक्चरर, उनको देख के और उनकी तनख्वाह को देख के ना मन लगता था कि मन में था कि कॉलेज के लेक्चरर बनेंगे। काफी तमन्ना थी कॉलेज के लेक्चरर बनने की। तो फिर उस ओर गए नहीं सर? उस ओर गए भी हैं, क्योंकि वो जब पढ़ाई पूरी की उसके बाद प्राइवेट स्कूल में जॉब शुरू की, साथ साथ पढ़ाई भी जारी रखी। तो मैंने 2005 में अपनी जो UGC नेट जिसको बोलते हैं हिंदी विषय में, वो मेरा पास है। और हिंदी आपके परिवार में ही चल रहा है क्या सर? आप बोल रहे थे आपकी माताजी भी हिंदी में अच्छे थे, आप भी हिंदी में वो हैं, आपकी बेटी है वो भी हिंदी विषय में ही है, तो ये तो पारिवारिक विरासत हो गई है हिंदी जैसे आपकी। और आप भी साहित्य में घुसे में, आपकी बेटी भी बड़ा अच्छा लिखती है। हाँ, हिंदी हमारे देश की तो मातृभाषा या राष्ट्रभाषा नहीं होगी, लेकिन हमारी तो है, हमारी तो मातृभाषा हिंदी है, तो हिंदी तो होनी भी चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि हर हिंदुस्तानी को हिंदी आनी चाहिए। क्योंकि आपने 2005 में शायद नेट की परीक्षा दी। हाँ। इसी साल आपकी बेटी ने भी वही सेम परीक्षा दी है उसी विषय में, तो ये बड़ा एक अच्छा संयोग है सर। बिल्कुल। हाँ। तो आपकी कुछ खास मेमोरी रही हो सर कॉलेज टाइम की, कुछ ऐसा कि ये तो बड़ी शानदार बात है कॉलेज टाइम की? कॉलेज टाइम में इतना
पढ़ाई में ही ज्यादा रुचि थी, अन्य दूसरे खेल में है या कोई अन्य जो भी कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम है उनमें रुचि नहीं थी। तो मैंने अपनी जो पढ़ाई है, और समस्या ये रही कि मेरा जो स्नातक की जो पढ़ाई थी, बीए की जो पढ़ाई थी, उसमें मैथ विषय था एक, और मैथ के टीचर नहीं थे उस समय। तो वो जो पढ़ाई है मुझे खुद पढ़नी पड़ी। अच्छा। तो वो मैथ को पढ़ना, और आप समझ सकते हो कि अगर मैथ खुद पढ़े और फिर कुछ अलग करे, ये एक अलग ही था कि हमने खुद पढ़ करके और मैथ की जो परीक्षाएं वो पास की थी। मीन्स अध्ययन अध्यापन में उसी में जुड़े रहे आप, पढ़ाई लिखाई में एक्स्ट्रा। अभी भी यही है, और मैं चाहता हूँ कि मृत्यु तक मेरा इसी से ही जुड़ा रहे। मैं सोच रहा था सर कॉलेज की बात करूंगा ना तो कुछ चटपटी बात निकल के आएगी, ऐसा कुछ नहीं। कि बड़ी हंसी मजाक वाली और ऐसी चीज निकल के आएगी, तो इसलिए वो। तो आप कॉलेज टाइम में ही पढ़ाई लिखाई का था, फिर आपने 2005 में नेट की परीक्षा दी, तो फिर क्या ऐसी प्रॉब्लम्स आई या क्या हर्डल्स आई कि आप उस लाइन में नहीं जा पाए जहां आप कॉलेज लेक्चरर बनना चाहते थे, प्रोफेसर बनना चाहते थे, और आप जो स्कूली शिक्षा है उस तरफ आपको आना पड़ा? सही में अगर मैं बात करूं, आपको बताऊं, तो जो हमारे देश की राजनीति है वो हमेशा प्रतिभावानों के खिलाफ रही है। अभी आप देखते होंगे कि बच्चे बहुत सारे जो अच्छे पढ़े लिखे हैं वो विदेशों में जाते हैं, ब्रेन ड्रेन जिसको बोलते हैं। अभी कुछ दिन पहले मैं किसी के दोस्त के पास बैठा था, तो उसने बताया कि मैं यहाँ एक मेडिकल करता हूँ, और मेरा जो साथी है वो आज दूसरे किसी देश का नाम लिया उसने, ओमान पता नहीं कौन सा देश था, वो कहता है कि उसने वहां जाकर के, अब वो अरबपति आदमी है वो, और वो यहाँ पर रह करके, और अभी उसका बस वो हैंड टू माउथ वाला काम है। तो देखो अब विदेश में जाकर के और कितनी तरक्की करते हैं, पैसे के मामले में भी और पद के मामले में भी। तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती। हाँ बिल्कुल, यहाँ वो जगह ही नहीं है। तो उस टाइम क्या इशू आए थे सर जब आप ट्राई कर रहे थे? इश्यू तो अनेकों इश्यू थे। जैसे आपने पॉलिटिक्स का भी एक कारण, तो थोड़ा विस्तार से बताएंगे क्या इशू रहा था सर? पॉलिटिकल जो समस्या है वो तो सदा से ही है। वो तो अगर हम कहें कि जब से ये सृष्टि रची गई है तब से राजनीति है वो चलती आई है, तो उसमें ज़्यादा अगर हम किसी का जिक्र करें तो वो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि मेरे साथ जो घटना घटी है वो तो घट चुकी है, उसका कोई ये तो है नहीं उसकी चर्चा करने से मेरा कोई उसका लाभ होना है। तो उसकी चर्चा अगर हम ना करें, यानी मैं तो मेरा उस भूलोक की जो उसकी यमलोक की यात्रा में भी है कि अगर हम किसी की गंदी चर्चा करते हैं, किसी के बारे में, किसी की अगर कमियों के बारे में भी अगर हम चर्चा करते हैं ना, तो हम वो भी एक पाप कर्म करते हैं वो वहाँ पर। तो अगर उस टाइम वो चीजें नहीं होती तो आपको क्या लगता है आज आप कहाँ होते सर? हाँ, जैसे अब ये तो बता सकते हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। अगर उस समय नहीं होता ऐसे तो मेरा जो पद है, आज मैं हिंदी पीजीटी हिंदी लेक्चरर हिंदी बोलते हैं, तो मैं इस पद पे हूँ, मैं आज प्राचार्य के पद पर होता। और हो सकता है कि मैं अपने अगर प्राचार्य के पद पर होता तो मैं अपने विद्यालय को और बढ़िया कर सकता था। आज एक अध्यापक के रूप में और एक प्राचार्य के रूप में काफी अंतर होता है। प्राचार्य है वो कहें तो उस स्कूल का सर्वे सर्वा होता है। हाँ, तो आपका इतना 25 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है सर, तो क्या क्या अचीवमेंट्स रही है आपकी? अचीवमेंट्स मेरी यही रही कि जिन बच्चों को मैंने पढ़ाया है, ज़्यादातर बच्चे बड़ी नौकरियों में तो नहीं है, लेकिन अच्छे हैं। उनको जो आज के दिन उनका जो जीवन है, मैंने जितने बच्चों को पढ़ाया है उनसे ज़्यादातर को मैं जानता भी हूँ, क्योंकि मैंने आसपास ही पढ़ाया है, ठीक है ना। तो जो लगभग सभी के जो जीवन स्तर है उनका बढ़िया है। और यही हमारा जो है ना जीवन का मूल उद्देश्य भी यही होता है, इंसान बना दिए कि हाँ, आपने। बिल्कुल, हाँ, यही मैं कहना चाहता हूँ। और कमियां क्या क्या रही है आपको? क्या लगता है सर कि आपके इतने लंबे टीचिंग एक्सपीरियंस में आपसे कुछ चीजें हैं छूट गई, कुछ कमियां रही, वो क्या क्या हैं सर? अब उसको मैं अपनी कमी बताऊं या मैं जो मेरे से जो बच्चे पढ़े हैं उनकी कमी बताऊं? जैसे मैं अपने कर्तव्य के प्रति समर्पित रहा हूं, तो मैंने अपना कर्तव्य
मैं कहता हूँ कि मैंने 100% अपने कर्तव्य का निर्वहन किया है, आज भी कर रहा हूँ। हो सकता है कुछ कमी रह जाए, लेकिन कोशिश करता हूँ कि मैं ज्यादा से ज्यादा। लेकिन कमियां क्या रह जाती है कि हम सोचते हैं कि मेरे कक्षा में 50 बच्चे हैं और एक अध्यापक के रूप में मैं सोचता हूँ कि 50 बच्चे ही कामयाब हों। लेकिन अगर उन बच्चों में कुछ बच्चों के कारण या कुछ उनके अभिभावक के कारण अगर बच्चे कामयाब नहीं होते हैं, तो कहीं ना कहीं मैं अपने आप को भी उसमें शामिल करता हूँ कि कहीं मेरी भी कुछ कमी रही है। तो यही मेरी, मैं एक बैकवर्ड, क्या उसको आप अंग्रेजी में क्या बोलोगे, कि कमी मानता हूँ कि मैं 100% बच्चों को जो मेरे मन में थी ना, वो उतना रिजल्ट नहीं दे पाए। बिल्कुल। तो आज का जो एजुकेशन सिस्टम है सर, क्या ये उतना डिलीवर कर रहा है जितना करना चाहिए बच्चों को? वर्तमान शिक्षा प्रणाली है वो काफी हद तक एक, जैसे हम कहें कि एक जाल सा गुंथ गया है। उसके अनेक कारण हैं, उत्तरदायी भी अलग अलग हैं। जिस तरह से बच्चा है, माता पिता है, अध्यापक है, समाज है, सरकारें हैं, तो ये सभी मिलकर के और शिक्षा को उन्होंने एक तरह से उलझन में डाल दिया बच्चों को। अगर हम वर्तमान शिक्षा की बात करें तो बच्चा है वो वैसे तो फ्री है, लेकिन जैसे उसको जो वातावरण मिलना चाहिए वो वातावरण नहीं मिलता है। उसके की जो कमियां, जैसे मैंने पुस्तक में भी इस तरह की बातें उसमें आई हैं कि जो वातावरण है वो जरूरी है। और मैं कई बार आपने देखा हो सोशल मीडिया पे भी ये खूब एक्टिव रहते हैं आप। की बातें हैं वो मैं लिखता हूँ। तो अब जो बच्चों की रुचि है, हमारे समय में, उस समय टेलीविजन आया था तो हमारे पास टाइम, टेलीविजन देखने का एक समय होता था कि हम सुबह दिन में 1 घंटा 2 घंटे इतना ही टेलीविजन चलता था, तो इतना ही समय हमारे पास होता था। सोशल मीडिया कह लीजिए या उस समय मीडिया तो टेलीविजन ही था, हमारे 1-2 घंटे बस टेलीविजन पर हम जाया होते। लेकिन आजकल तो ये जो इंटरनेट की सुविधा है, सोशल मीडिया है, इस पर बच्चों के 24 में से 24 घंटे ही वो इन पर है। तो हमारा एजुकेशन सिस्टम बच्चों को किस ओर लेके जा रहा है, आपको क्या लगता है? यही तो मैं कह रहा हूँ ना कि एजुकेशन सिस्टम तो वैसे तो इसकी जो बुनियादी सोच तो एजुकेशन सिस्टम की ठीक है, लेकिन उसको वो है ना उलझ के रह गया है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा, इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन, जिम्मेदारी की कमी के कारण है ना। कोई इसकी जिम्मेदारी नहीं है, सरकार भी जिम्मेदार नहीं मानती है खुद को, टीचर भी नहीं मानते हैं, बच्चे भी नहीं मानते हैं, यानी जिम्मेदारी बंट गई है। तो अगर आप एजुकेशन मिनिस्टर बना दिए जाएं सर, तो आप क्या करोगे एजुकेशन सिस्टम को ट्रांसफॉर्म करने के लिए? कई बार मैं सोचता हूँ कि मैं एक एज ए टीचर कुछ कर रहा हूँ, अगर मैं शिक्षा मंत्री होता तो मैं क्या करता। देखिए मेरी जो सोच है वो मैं आपको बताता हूँ। अब आपने देखा होगा बच्चों के बस्ते आपने देखे हैं। हाँ, बच्चों के बस्ते वजन, उनके वजन से ज्यादा उसमें वजन होता है। हाँ, कहते हैं कि वजन कम करना है, लेकिन वजन बढ़ रहा है। हाँ, ठीक है ना। मेरा अगर मैं टीचर होता तो मेरी जो शिक्षा के बारे में ना, वो मेरा यही होता कि पहली कक्षा का बच्चा केवल और केवल मातृभाषा को सीखे। अच्छा, जो उसकी मातृभाषा है, जहाँ जिस क्षेत्र में जो मातृभाषा है उस मातृभाषा को सीखे। जैसे हमारा हिंदी है, पंजाब में अगर है तो वो वहाँ का बच्चा पंजाबी सीखे, और गणित का ज्ञान उसको, बस 2 विषय लेके चलता मैं, और वो 2 विषय ही उसके जो प्राथमिक शिक्षा है वो 2 विषयों पर ही होती। अच्छा अच्छा। लेकिन आप देखते हो कि आजकल कितने विषय हैं, अंग्रेजी भी है, साथ में जो निजी स्कूल है वो और दूसरी भाषाओं को भी सिखाने लग गए हैं, है ना। और इसके साथ अगर कुछ जोड़ते तो वो सिर्फ और सिर्फ ड्राइंग, जिसमें कुछ बच्चा है ना मनोरंजन का सब कुछ काम कर सके, ये 3 विषय में रखता। अब आप देखते हो कि जो 5वीं कक्षा का बच्चा है ना, आज की जो शिक्षा प्रणाली उसमें 4 पुस्तकें पढ़ता है, लेकिन जब वो 5वीं कक्षा का बच्चा अगले साल जब 6ठी कक्षा में जाता है तो उसको 7 विषय पढ़ने पड़ते हैं।
और जब वो 9वीं कक्षा में 6ठी 7वीं 8वीं पास करने के बाद 9वीं कक्षा में जाता है तो उसको 6 विषय पढ़ने पड़ते हैं। जब वो 11वीं में जाता है तो उसको 5 विषय हो जाएंगे, फिर 4 3 2 1 कम होते चले जाते हैं। उसकी हाँ, जैसे उम्र बढ़ रही है विषय कम हो रहे हैं, उसके पास बोझ कम हो रहा है। लेकिन यहाँ जब प्राइमरी की बात है या जो मिडिल क्लास तक की बात है, वहाँ पे कितना बोझ है। जो सब्जेक्ट है वो पिरामिड शेप में है, वो इन्वर्टेड पिरामिड होने चाहिए थे। हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ इस तरह होने चाहिए थे। हाँ, और क्या सुधार करते सर आप? और सुधार में तो देखिए, अगर बच्चों को अच्छी पुस्तकें मिलती और कम उनको पढ़ना पड़ता, जैसे किताबें अगर 2 ही पढ़नी पड़ती। अच्छा, कम पढ़ना। हाँ, कम पढ़ना, कम पढ़ना, अच्छा पढ़ना, ठीक है ना। जैसे अगर हम खाने पीने की भी बात करते हैं तो अगर हम अच्छा खाएंगे तो आप कम खा सकते हो तो भी काम चल जाता है, ठीक है ना। तो ऐसे ही अगर बच्चे अच्छी शिक्षा लेते तो वो चाहे उनको कम पुस्तकों में भी हम दे सकते थे, ठीक है ना। तो मेरा ऑप्शन यही होता कि बच्चों को जो है ना, किताबों का बोझ नहीं, किताबों का ज्ञान होना चाहिए। अच्छा, एक मोरल एजुकेशन को लेके बड़ी दिक्कत आती है सर, काफ़ी वाद विवाद रहते हैं कि आजकल बच्चे उतने एथिकल नहीं रह गए हैं, उतने मोरल नहीं रह गए हैं, तो इस पर आपके क्या विचार हैं सर? क्या मोरलिटी का, नैतिकता का क्या पतन सच में हो रहा है? नैतिक शिक्षा पहले पढ़ाई जाती थी, बीच में सरकार ने बंद कर दी, अब फिर दोबारा से उसको लागू किया है। तो कहीं ना कहीं ये सरकार को भी लगता है कि नैतिक पतन हो रहा है, तो उन्होंने इसको लागू किया है, तो उसमें है। और हम देखते भी हैं बच्चे आजकल, जो बच्चे हैं ना, कक्षा में मैं देखता हूँ बच्चे किसी कोई अलग हट करके उनकी बातें होती है। आजकल बातें होती है फेसबुक की, बच्चे इंस्टाग्राम की बात करते हैं। बट उसमें नैतिक पतन कहाँ है सर, फेसबुक इंस्टाग्राम? नहीं, नैतिक पतन तो अगर उसको सही यूज है तो नैतिक पतन नहीं है, लेकिन सही यूज हो तो नहीं रहा ना। अच्छा, हाँ, यूज सही नहीं कर रहे हैं। अगर बच्चे कक्षा में ये बातें करने के लिए उनके पास और बहुत समय है, लेकिन अगर वो कक्षा में पढ़ने के अलावा अगर इन बातों को अगर करेंगे वो, तो कहीं ना कहीं वो अपने जो उनका एक मार्ग है उस मार्ग से तो हट रहे हैं। और मार्ग से हटना ही नैतिक पतन है, ठीक है ना। तो अगर बच्चे शिक्षा के लिए आ रहे हैं, शिक्षा ग्रहण नहीं कर रहे हैं बच्चे, तो वो सबसे बड़ा नैतिक पतन है। यानी कर्तव्य विमुख होना ही सबसे बड़ा, होना ही एक तरह का पाप भी मानता हूँ मैं उसको। तो सोशल मीडिया का आप भी खूब धुआंधार इस्तेमाल करते हैं सर, तो क्या आपका पर्पज रहता है सोशल मीडिया यूज करने का? पर्पज क्या रहता है आपका? उद्देश्य मेरा, देखो, सोशल मीडिया से कोई सुधार कुछ नहीं होना। सोशल मीडिया सिर्फ लोग है ना, अपना एक तरह से वो, जैसे वो IITN बाबा था ना, उसकी तरह अपने आप को चर्चा में लेके आने का है ना, उनका वो एक विषय है। बाकी सोशल मीडिया पे अच्छी बातें लोग कम देखते हैं, तो अगर मेरा कोई अच्छी पोस्ट है तो उसके शायद लाइक कम मिलेंगे आपको। नहीं, आपकी पोस्ट देखता हूँ मैं, खुद फॉलो करता हूँ, तो काफी विवादास्पद जो पोस्ट रहती है उस पर बड़ा चर्चा रहती है, कोई पक्ष में कोई विपक्ष में। तो क्या आपकी सोशल सोच मीडिया रहती पे है? मेरी पोस्ट देख के कई लोग समझते हैं कि मैं किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हूँ, लेकिन मैं सब राजनेताओं को के लिए ही वो पोस्ट होती है। जैसे अगर एक पार्टी का कोई नेता कहता है कि ये जो फ्री की चीजें हैं ये लोगों के लिए अच्छी नहीं है, समाज के लिए अच्छी नहीं है, और वही जब सत्ता में आने के लिए अगर वो फ्री की चीजें देते हैं तो उसका हमें विरोध करना चाहिए। भाई, कल को आप कह रहे थे, आप अपनी जुबान से ही विमुख हो रहे हैं। यानी आप सरकारों का विरोध करने का जरिया आपने सोशल मीडिया को बनाया? राजनेताओं का है, राजनेताओं कुछ करते हैं और मीन जो अपना कर्तव्य विमुख हो रहे हैं लोग, उन्हीं लोगों का विरोध करने के लिए। अच्छा, आपने एक रंग स्पेशल चूज किया हुआ है उसके लिए, लाल रंग, तो वो क्या कम्युनिज्म से कहीं रिलेटेड है या वैसे ही किया हुआ है? नहीं, वो तो लाल रंग तो वैसे ही वो नहीं, लाल सलाम मशहूर है कम्युनिज्म की दुनिया में। तो लाल सलाम नहीं, वो मैं कोई उस पर्पज से नहीं है वो, ठीक है ना। वो क्या है, शुरू में जब मैंने
पहले तो उसमें वो रंग भरना ही नहीं आता था मेरे हाँ, को, जब अच्छा। शुरू में किया तो वो अभी तक वो वही चल रहा अच्छा है। अच्छा, वही चल रहा है। हाँ, तो उसका वैसे कोई आप किस विशेष विचारधारा उद्देश्य नहीं के है। किस विचारधारा के समर्थक है आप? लेफ्ट विंग, राइट विंग, कम्युनिज्म, मेरी विचारधारा सिर्फ नेशनल? समाज सुधार की है, अच्छा। देश के लिए कुछ अच्छा करने की है, और वही जरूरी है। ठीक है, और कोई विचारधारा, अगर आप किसी एक विचारधारा के पीछे जाओगे ना, तो आप उस विचारधारा के होके रह जाओगे आप। आपकी विचारधाराएं सब और होनी चाहिए। किसी एक विचार, बट इसमें थोड़ा फिर वो कॉन्ट्राडिक्शन आता है। जैसे स्वामी विवेकानंद जी का एक कोट है कि कोई एक विचार लो, उसको अपने जीवन का लक्ष्य बनाओ और उसी को इतना सिद्ध करो, वो तुम्हारे जीवन को सिद्ध कर देगा। तो इसके फिर अगेंस्ट में नहीं चली गई ये बात सर? नहीं, सभी कहावतें उनका समय के अनुसार उनकी अलग अलग जो है ना महत्व होता है। उस समय उनकी जो कहावतें रही है, उस समय उनका महत्व था, अब उनका महत्व बढ़ गया है। अब वो सिर्फ उसी से काम नहीं चलने वाला। ठीक है, वो उस समय थे और उनके मन के जो विचार थे उसके हिसाब से वो, अगर हम एक विचारधारा पर चलें तो हो सकता है उस समय के लिए ठीक था वो, लेकिन आज के दिन एक विचारधारा पे चलना का मतलब एक किसी मैं मानता हूँ कि उस विचारधारा का गुलाम नहीं होना है हमें। सभी विचारधाराओं का एक समायोजन करके हमें फिर उस हमें, तरीके से बैलेंस करके चलना है। सब विचारधाराओं को हमें तो आप समझना है। किसी महापुरुष को ऐसे आइकन मानते हैं कि नहीं, ये महापुरुष, इनको मैं बहुत मानता हूँ? महापुरुष की तो सभी महापुरुषों के, जैसे मैंने बताया ना कि जैसे सभी धर्म कोई आपको फेवरेट हो, कोई आपका? नहीं, फेवरेट तो नहीं है। वैसे अगर हम देशभक्ति की बात करें तो जो भगत सिंह है वो मेरे फेवरेट है। कारण सर? अगर कारण की बात करें तो मेरे हिसाब से एक भगत सिंह जैसे और भी बहुत थे, लेकिन भगत सिंह एक युवा होकर के और उन्होंने देश के लिए जो किया, और इतनी छोटी उम्र में अंग्रेजों को एक तरह से हम कहें कि झुका दिया था उसने। ठीक है, तो वो ऐसा काम उनके बाद शायद किसी ने किया हो। तो मेरी जिंदगी में वैसे तो महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, अब महात्मा गांधी की अगर हम बात करें तो मैं कई बार पोस्ट भी मेरी आई हुई, आपने देखा होगा गांधी जी पर। तो आपने उस पोस्ट में भी, मेरा किसी एक के प्रति वैसे नहीं है, लेकिन कुछ एक जो महापुरुष हमारे देश में रहे हैं तो उनका कुछ अलग से है। उन्होंने देश के लिए, अगर हम देखें तो उन्होंने सब कुछ देश के लिए किया। कुछ लोगों ने देश के लिए किया लेकिन अपने लिए भी किया, लेकिन कुछ ऐसे महापुरुष रहे हैं, देशभक्त रहे हैं, जिन्होंने देश के लिए ही किया। 100% उन्होंने देश को दिया, यानी कहीं भी उन्होंने अपने परिवार या की तरफ 1% भी अगर हम कहें कि उन्होंने परिवार की तरफ अपना। तो आप टीचर हैं सर, आप चाणक्य हैं, तो आपने कितने के भगत सिंह या चंद्रगुप्त तैयार किए हैं सर? देखिए, भगत सिंह परिस्थितियां पैदा करती है। भगत सिंह को किसी अध्यापक ने नहीं बनाया या किसी माता पिता ने नहीं बनाया, वो परिस्थितियां तैयार करती है। उस समय की परिस्थिति थी, ठीक है, हमारे सामने भगत सिंह जी का नाम हमारे सामने है, लेकिन मेरे हिसाब से उस समय हजारों भगत सिंह भी और भी हुए थे जिन्होंने अपने देश के लिए बहुत कुछ किया था। तो ये परिस्थितियां तैयार करती है, अध्यापक कोई तैयार नहीं कर सकता। तो आज के समय की डिमांड क्या है? हमें उन परिस्थितियों को जैसे भगत सिंह चाहिए था, आज हमें इन परिस्थितियों में क्या चाहिए? किस तरीके का व्यक्तित्व तो बच्चों में चाहिए? लेकिन हमें अब कोई देश पर जान देने के लिए, फांसी छूटने के लिए भगत सिंह नहीं चाहिए हमें। अब हमें चाहिए लोगों के सामने, जनता के सामने सच्चाई पेश करने वाला। अब आप देखते हैं कि जो सोशल मीडिया है या बहुत सारी ऐसी चीजें हम देखते हैं कि झूठ ज्यादा है, सच्चाई कम है। उसमें वो आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल है कि क्या सच क्या झूठ है। बिल्कुल, क्या सच है। तो हमें चाहिए सच सामने लेके आने वाला, वो आज के लिए भगत सिंह है। अगर समाज को अच्छा मार्गदर्शन दे सके, वो आज के लिए भगत सिंह, ऐसा भगत सिंह चाहिए हमें।
तो आज की जो जनरेशन है जिसको जेन जी बोलते हैं 2000 वाली जो है, तो उसके लिए कई बार कमेंट्स आते हैं कि वो गर्त में जा रही है, वो सही दिशा में नहीं जा रही। तो आपके क्या विचार हैं इसके ऊपर सर? गर्त में जाने का, अब गर्त में उसका जो अर्थ है ना, वो कैसे हम लेते हैं। अब अगर हम उसको गर्त में जाने का ये कहें कि वो जिस तरह से आपने पहले जिक्र किया, अभी नैतिक पतन के हिसाब से अगर वो गर्त में जा रहे हैं तो हो सकता है वो किसी और तरह से वो गर्त में ना जा रहे हों। तो ये गर्त में जाना या ये अलग अलग की अलग अलग सोच हो सकती है। कोई मान सकता है कि वो गर्त में नहीं जा रहे हैं, कोई ये भी मान सकता है कि वो गर्त में जा रहे हैं। सो बस वो कहने की बात है कि गर्त में जा रहे हैं, कोई ठोस आधार नहीं है उस बात का। आधार नहीं है उनका। तो आप आने वाला जो भविष्य है वो कैसा होगा? क्या आप एक लेखक भी हैं सर, तो उस तरीके से आप सोचते भी होंगे, तो कुछ ऐसा बताइए कि आने वाला जो भविष्य है देश का, दुनिया का, वो ऐसा होगा। जैसा हम चाहते हैं वैसा तो होगा नहीं। हम कैसा चाहते हैं सर? सबसे बड़ी यही बात होती है कि हम जैसा चाहते हैं वैसा होता नहीं है। नहीं, आपकी जो रचनात्मक सोच है वो क्या आप बयान करेंगे सर? हाँ, मैंने भी वो जो मैंने उपन्यास लिखा है, वो उस उपन्यास का मकसद ही ये है कि पूरे विश्व में ही, न कि हमारे देश में ही, पूरे संसार में ही उस पुस्तक का लाभ हो, उस पुस्तक से लोग समझें कि हमें यहाँ इस भूलोक में किस लिए हमें आना हुआ है, हमारा आना हुआ है। हमारा कोई मकसद, कोई जिस तरह से अगर हम कहें कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने ये नाम कमा लिया। अब जैसे पीछे हमने बात की, प्लास्टिक के तैयार करने वाले वैज्ञानिक को उस समय हो सकता है नोबेल पुरस्कार मिला हो, लेकिन अगर आज वो जिंदा हो तो उसके ऊपर मेरे ख्याल में उसको बुराई करने वाले बहुत मिल जाएंगे। उसके मुंह पर बुराई कर देंगे कि तुमने ये क्या किया है। ठीक है ना। तो मेरा जो है ना एक सोच है कि जो आपको, आपकी जो सफलता है वो ऐसी सफलता हो जो इस भूलोक को सुंदर बनाए। भूलोक का मतलब यानी पूरा संसार जिसमें सब कुछ आ जाता है। आपका समाज भी आ जाता है, आपका देश भी आ जाता है, आपकी ये जो धरती माता है ये भी आ जाती है, ठीक है ना। सबको सुंदर बनाए। ये आने वाली जो सर पीढ़ियां हैं वो आपको क्या लगता है कि वो इसको और सुंदर बनाएगी या इसको नाश कर देगी? इसका लगता नहीं है कि और सुंदर बनाएगी। अच्छा। क्योंकि अब ना समय ऐसा आ गया है कि लोग भौतिक सुख सुविधाओं को ज़्यादा महत्व देते हैं और इसके अलावा जितने भी कार्य हैं उनको महत्व नहीं देते हैं। उनके लिए आप कहें कि आप ये समझ लीजिए कि आज के युवा को बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, पेड़ पौधे उसको नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए। और जो इमोशनल कनेक्शंस है, जुड़ाव है लोगों से, वो भी कम हो रहा है थोड़ा। नहीं चाहिए उनको। तो इससे एक और बड़ा सवाल ध्यान में आ गया सर। अभी आपने 3-4 दिन पहले ही पोस्ट डाल रखी थी एक कि शादी की 25वीं सालगिरह है और आप सब जलेबी के लिए आमंत्रित है। हम थोड़े 3-4 दिन लेट हैं बट हम आए हैं, जलेबी खा के ही जाएंगे सर। तो आज का जो युवा है सर, आपके टाइम पे शादी की एज होती थी 20-21 से स्टार्ट होके 25-26 तक अपने भारत में शादियां हो जाती थी। आज के जो युवा लोग हैं वो बड़ा कतराते हैं इस चीज से, वो शादी वाली जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते या इससे दूर भागते हैं। तो आपको क्या लगा ये क्यों हो रहा है ऐसा? शादी की जिम्मेदारी की अगर हम बात करें तो वो एक समाज अभी तक कुछ पुराने ढर्रे पर है, कुछ नए ढर्रे पर आ गया है। जैसे आज मैं ट्रेनिंग में गया तो वहाँ चर्चा थी कि हमारे देश में, पूरे देश का उन्होंने वो डाटा था, उसमें 27% अभी तक जो गर्ल्स हैं उनकी 18 से कम उम्र में शादियां होती है। आपने जो प्रश्न किया है उसके बिल्कुल विपरीत बात है, विपरीत डेटा है उसके। और कुछ ऐसे भी हमने देखे हैं कि जो लड़के लड़कियां हैं वो पढ़ाई में कामयाबी के स्तर को के कारण वो 30, 32, 35, 40 साल तक के जो है ना वो शादियां नहीं करवाते हैं। तो ये दोनों ही बातें अभी तक चल रही हैं। तो ये जैसे शिक्षा के हिसाब से अगर हम कहें
तो लोगों की जो सोच है ना वो कुछ भौतिकवादी ज्यादा हो गई है, और कुछ की जो हमारी पुरानी जो संस्कृति थी उस पर भी तो टिकी हुई है क्या अभी सर तक। शिक्षा ही पतन का कारण है? क्योंकि हम देखते हैं कि जो लोग जितने ज्यादा शिक्षित हैं वही जो हमारी संस्कृति सभ्यता है उससे उतने दूर होते जा रहे हैं, और जो कम शिक्षित हैं जिनकी आप बोल रहे हो कि जल्दी शादियां हो जाती है, वो लोग हैं जहाँ पर एक्चुअल में एजुकेशन पहुंच नहीं पा रही अच्छे से। देखिए, जहाँ शिक्षा की कमी है और बच्चों की शादियां जल्दी करते हैं, वो अशिक्षित लोग ज्यादा है वहाँ पे। तो वहाँ भी अगर हम कहें कि कोई भाई शिक्षा ने कुछ उनका कुछ गलत उन पर प्रभाव डाला है, क्योंकि वो शिक्षित ही नहीं है। तो शिक्षा कोई है ना, शिक्षा कोई पतन का कारण नहीं है। समस्या ये है कि शिक्षा के साथ संस्कार नहीं है। संस्कार तो बेसिकली हो ये रहा है कि जो लोग कम शिक्षित हैं वो तो सभ्यता, संस्कृति, संस्कार इनकी मशाल लेके चल रहे हैं, और जो लोग अधिक शिक्षित हैं वो लोग इसके बिल्कुल विपरीत एक्ट कर रहे हैं। तो क्या शिक्षा ही फिर पतन का कारण नहीं होगी सर? नहीं, फिर वही बात आपने कही, शिक्षा पतन का कारण, वही मेरा उत्तर है कि शिक्षा पतन का कारण नहीं है, क्योंकि शिक्षा जरूरी है। शिक्षा के साथ है, अगर संस्कार नहीं है तो शिक्षा पतन का कारण है। अगर आप शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं तो शिक्षा पतन नहीं, उन्नति की ओर जाएगी। मीन्स हम लोग संस्कार वाला जो हाँ, पॉइंट है संस्कार वो वाला देने में topic फेल हो हमने- रहे हैं। हाँ बिल्कुल, वो उसमें देने में हम- फेल हो रहे हैं। उसमें असफल हो रहे हैं। हाँ, संस्कारों की कमी अब हो चुकी है बच्चों में, और वही शिक्षा को भी एक तरह से बदनाम कर रहा है, वही पॉइंट है हमारा। तो आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहा सर? कितना का आप उससे संतुष्ट हैं या क्या और विचार हैं सर? वैवाहिक जीवन बहुत बढ़िया। और आपको एक हैरानी की बात बताऊं कि 25 साल मेरे शादी को हुए हैं। हाँ। और 25 साल पहले मैं आपकी आंटी जी को मैं देखने गया था उस अच्छा। समय। हाँ। हालांकि उस समय इस तरह के कोई रिवाज नहीं थे ना। हाँ हाँ। मैं उस समय MA B.Ed था। अच्छा, आप वो मेरी आधुनिक पढ़ाई पढ़े लिखे बिल्कुल, वो थे। मेरी पढ़ाई पूरी थी। हाँ। और आपकी जो आंटी जी है वो 5 पढ़े हुए हैं। हम्म। तो मेरी उस समय कोई वो तमन्ना नहीं थी कि मेरी जो वाइफ है वो भी MA B.Ed हो या ज्यादा पढ़ी लिखी हो। तो मैं देखने गया, ठीक है, उनकी पढ़ाई के हिसाब से और उनके परिवार के हिसाब से मुझे अच्छा लगा। तो हमारी शादी हो गई, और आज देख रहे हैं आप परिवार में आते जाते रहते हैं। हमारा जो है ना परिवार है वो अच्छा है, बच्चे भी अच्छे पढ़ रहे हैं। तो ये बात आपके दिमाग में कहाँ से आई सर? क्योंकि जनरली जो जितना पढ़ जाता है उसको चाहिए कि मेरे को मेरे बराबर पढ़ी हुई या मेरे बराबर ही काम करने वाली हो चाहिए। तो आपके मन में ये उसके जस्ट उल्टा विचार था, वो कैसे आया? आप ये विचार, वैसे तो मेरा कोई अनुभव नहीं था इस बारे में भाई कोई अगर मेरी वाइफ ज्यादा पढ़ी लिखी होगी तो मुझे कुछ अलग से वो होगा, फायदा होगा, नुकसान होगा, ये मुझे कुछ नहीं पता था उस समय। लेकिन पता नहीं उस समय क्या सोच थी। मैंने कोई ऐसे, आज तो मैं देखता हूँ कि जिनके दोनों पति पत्नी दोनों अगर पढ़े लिखे हैं, नौकरी करते हैं, तो आमदनी भी अच्छी है, लेकिन उनकी समस्याएं भी ज्यादा है, और डाइवोर्स भी बहुत हो रहे हैं। आमदनी भी अच्छी है लेकिन उनकी समस्याएं भी ज्यादा है। लेकिन मेरी कोई समस्या नहीं है। अब मैं सुबह तैयार होके जाता हूँ तो शाम तक मैं आता हूँ, तो मुझे परिवार की चिंता नहीं है, लेकिन उन लोगों को होती है। हाँ, क्योंकि कुशल गृहिणी आंटी जी है, वो सब कुछ संभाल लेते हैं। हाँ, मेरे एक मोर्चा वो संभाल लेते हैं। मेरे विचार से जो पति पत्नी है उनमें से एक अगर नौकरी करे और एक बच्चों को संभाले तो वो बच्चों की परवरिश अच्छी होगी, उनको पूरा समय मिलेगा। हो सकता है जिस तरह से आपने अभी बात कही है, वो बच्चों की नए जो शादीशुदा बच्चे उनमें तलाक की समस्याएं हैं। हाँ, तो क्या कारण है सर उसका? उनका यही कारण हो सकता है मेरे हिसाब से कि उनको परिवार को जानने का मौका ही नहीं मिला। उनको पता नहीं है परिवार क्या है, क्या जरूरतें होती है परिवार की, तो उन्होंने ऐसा कुछ महसूस नहीं किया। और जब उन पर इस तरह की जिम्मेदारी आई तो वो, अगर उनको उसका ज्ञान नहीं है तो उनको जिम्मेदारियां वो उठा नहीं सके, और जिम्मेदारियों के न उठाने के कारण उनका ये। अच्छा सर, एक और सवाल था सर आपसे, आपके जीवन में क्या रिग्रेट्स रहे हैं सर? देखिए, रिग्रेट्स की अगर हम बात करें तो मेरे जो जीवन में मुझे जो मिला मैं उससे संतुष्ट हूँ।
कोई रिग्रेट्स नहीं है सर? रिग्रेट्स तो सभी के होते हैं। अच्छा। कोई नहीं ऐसा तो कोई इस धरती पे ही शायद कोई नहीं होगा, कोई बाबा भी आपको नहीं मिलेगा जिसके रिग्रेट्स ना हो, हाँ। लेकिन रिग्रेट्स कम है। और जो हमारी उपलब्धियां हैं या हम कहें कि जो जिसके लिए इस धरती पर आए हैं वो हमने लगभग 100% तो नहीं है, लेकिन हमने हम कहें कि हमने अच्छा अपना जो जीवन है ना वो जिया है, तो कोई इतनी ज्यादा रिग्रेट्स की कोई बात नहीं है। ये शानदार शाम रही सर आपके साथ, सांझ थोड़ी ढलाई है, अंधेरा छा गया, तो आप एक लास्ट मैसेज हमारे जो दर्शक हैं, छोटे छोटे बच्चों से लेके और बहुत जो 80-85 साल के बुजुर्ग हैं, उस एज तक हर एज ग्रुप के दर्शक हमारे साथ है सर, तो उनके लिए एक फाइनल मैसेज आप क्या देना चाहेंगे सर? बच्चों के लिए और सभी के लिए मैसेज है कि संस्कार बहुत जरूरी है। संस्कार बच्चों के लिए ही नहीं सबके लिए जरूरी है। जो बड़े हैं हमारे उनको भी संस्कारी होना जरूरी है। तो मेरा मैसेज यही है कि हम सबको अच्छे संस्कारवान बन करके और अच्छी शिक्षा प्राप्त करके, ये नहीं है कि अगर हम बुजुर्ग हैं तो हम कोई आज शिक्षा नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते। हमारे पास अब समय है कि हम धार्मिक पुस्तकें पढ़े, बहुत अच्छी कहानियां पढ़े उनकी, तो वो भी शिक्षा ले सकते हैं। तो अच्छे संस्कार अच्छी शिक्षा के साथ हम अपने जीवन को बिताएं, और इस धरती पर हमें इतना सुंदर जीवन मिला है, सबसे श्रेष्ठ जीवन मैं इसको कहता हूँ, धरती पर हमें मिला है, इसको हमें ऐसा जीवन जीना है कि हमें बाद में कोई याद करे। ये नहीं है कि जिस तरह से अगर मैं आज अध्यापक हूँ, आज बच्चे नमस्ते करते हैं और अध्यापक से जब मैं रिटायर हो जाता हूँ उसके बाद अगर मुझे नमस्ते नहीं करते हैं तो इसका मतलब मेरी कुछ कमियां रही है। अगर बाद में भी मुझे कोई नमस्ते करेंगे तब मेरा जो अध्यापन है वो सफल होगा। ऐसे ही सबका जीवन है वो अच्छा हो, मृत्यु के बाद हमें लोग याद करें और अच्छी बातों के लिए याद करें, ठीक है ना। लोग वैसे तो बुरी बातों के लिए भी याद करेंगे, लेकिन अच्छी बातों के लिए याद करें, ये बहुत जरूरी है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका आशीर्वाद और मार्गदर्शन हम सब पर यूं ही बना रहे सर। थैंक यू सर, धन्यवाद।